सभी भाई बहनों को नमस्कार। 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 बच्चों, आइए हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर जो चर्चा करते हुए इस कालखंड से जुड़ते हैं। आज भी ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और आज मैं आपको एक उस प्रश्नोत्तर पर पहले मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा जिसमें किसी भैया बहन ने मुझे प्रश्न भेजा है कि आचार्य जी इस टॉपिक को समझाएं, तो मैं उस पर पहले चर्चा करता हूं, फिर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रश्न मेरे पास आया है उसको मैं पहले समझा दूं। ये प्रश्न मेरे पास आया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? आचार्य जी इसको समझाएं, ऐसा करें। तो प्रिय बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण हमने देखा कि उस समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था और उस समय एक घटना घटित हुई तात्कालिक, जिसको हम लोग करंट त्वरित घटना कहते हैं। तो त्वरित घटना क्या हुई? ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, ध्यान में होगा, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड, ये घूमने के लिए कहाँ गया? सर्बिया गया। और सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार एवं उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बात से ऑस्ट्रिया हंगरी नाराज हुआ और उसने सर्बिया को चेतावनी दी, मगर सर्बिया ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था, जिसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड की सर्बिया में हत्या कर दी गई और इसी के विरोध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया और यहाँ से युद्ध प्रारंभ हो गया। तो ये इसका उत्तर है। फिर उसके बाद कहा वो भैया बहनों जिसने मैं मुझे कहा साम्राज्यवाद को बताएं। तो बच्चों, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र पर नियंत्रण स्थापित कर उसका आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक शोषण करता है तो वह शक्तिशाली राष्ट्र साम्राज्यवाद कहलाता है। और इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध की भी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें ताकतवर देशों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। दूसरी बात, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है? ठीक साम्राज्यवाद का ठीक उल्टा। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र पर नियंत्रण स्थापित कर उसका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण करता है तो वह दुर्बल राष्ट्र उपनिवेशवाद कहलाता है। और उस समय सभी शक्तिशाली राष्ट्र उपनिवेशों के लिए लड़ रहे थे और ज़्यादा उपनिवेश बनाना चाहते थे और यह भी एक युद्ध का कारण बना। औद्योगिक क्रांति, हमने देखा प्राचीन परंपरागत यंत्रों एवं मशीनों के बदले नए यंत्रों एवं मशीनों का उपयोग कर उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। मगर इस समय क्या हो रहा था? जितने विकसित राष्ट्र हैं उसके पास उद्योग धंधे तो थे, मगर ये अपने उद्योग धंधों को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ऊर्जा और कच्चे माल की आवश्यकता थी और इसके कारण ये कई राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बना रहे थे। औद्योगिक क्रांति के कारण औपनिवेशीकरण को बढ़ावा दे रहे थे। यह भी तनाव और युद्ध का कारण बना। फिर हमने देखा साम्राज्यवाद देशों में आपसी कलह। साम्राज्यवादी जितने भी देश हैं बच्चों, वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना उपनिवेश बनाना चाहता था ताकि क्या हो, अपने साम्राज्य का विस्तार हो और उसके देश को ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल मिले, ईंधन मिले, अपने उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार मिले। और इस तरीके से आपसी कलह और मतभेद के कारण भी प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई। फिर हम देखते हैं गुप्त संधि क्या है। जब दो या दो से अधिक राष्ट्र बिना दूसरे देशों को सूचित किए आपस में समझौता कर लेते हैं तथा हमारे देश पर अगर आक्रमण होता है तो हम दोनों तीनों देश मिलकर इसका सामना करेंगे, इस प्रकार से छुपकर जो समझौता किया गया उसे गुप्त संधि का नाम दिया गया है। फिर एक और बात इस भैया या बहन ने पूछना चाहा मुझे, अति राष्ट्रवादी और सैन्यवाद क्या है? बच्चों, हमें भी राष्ट्रवादी होना चाहिए, हमें भी अपने राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए, मगर जब कोई देश अपने ही देश को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए किसी भी देश को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उसका शोषण करना चाहता है, वह शाम दाम दंड भेद हर नीति से दूसरे देश को परास्त करके अपने को ही सर्वशक्तिमान बनाने का प्रयास करता है, तो यह अति राष्ट्रवादी कहलाता है। और सैन्यवादी, तो सैन्यवादी में क्या होता है? जिसमें पूरे देश के संचालन सैनिकों के हाथों में केंद्रित हो जाता है और सैनिकों की सहायता से राष्ट्र का संचालन होता है, तो वह सैन्यवादी कहलाता है।
ये जो मुझे प्रश्न भेजा गया था उसका उत्तर, और जिसने भी ये प्रश्न भेजा है मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जिज्ञासापूर्ण मुझे प्रश्न भेजे हैं। आइए कुछ और भी, मैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण पर अभी मैंने चर्चा किया, जो प्रश्न मैंने निकाला था। दूसरी बात हम देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र की धुरी प्रधानमंत्री को क्यों कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, भारतीय लोकतंत्र का आधार प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो होता है हमारे देश में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री पर मनमानी और तानाशाही हावी ना हो जाए, इसके लिए बहुत सारी विधियां सुनिश्चित की गई है। जैसे क्या, पहली बात, प्रधानमंत्री पर संसद का नियंत्रण रहता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति की अनुमति से ही उसे कार्यों को संपादित करना पड़ता है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जिस बहुमत दल का नेता होता है उस दल का समर्थन हमेशा बना रहना आवश्यक होता है। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री है वह धुरी की तरह कार्य करता है, अर्थात पूरी भारतीय राजनीति, भारत की राजनीति प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमते रहती है। तीसरा प्रश्न मैंने निकाला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। इस प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो हम देखते हैं न्यायपालिका अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है। फिर हम देखते हैं यह न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना न्याय कार्य कर सकती है। यह तथ्य निम्नलिखित कार्यों से स्पष्ट हो सकता है। पहली बात क्या, न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। दूसरी बात, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। तीसरी बात, न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध केवल राष्ट्रपति के पास आवेदन किया जा सकता है। इस प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखा गया है। फिर एक और प्रश्न नीचे देखिएगा बच्चों, संसद के दोनों सदनों में कौन सा सदन ज्यादा शक्तिशाली है और क्यों। तो हम देखते हैं भारतीय संसद के दोनों सदन में, दो सदन जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों लोकसभा को अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। और प्रत्येक 5 वर्ष में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य इसमें आते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अलग हो जाते हैं, उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आते हैं। फिर हम देखते हैं लोकसभा शक्तिशाली सदन माना जाता है। राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। बोले क्यों, तो इसके सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ये जनता के बीच से चुनकर आते हैं, इसलिए जनता के प्रति प्रत्यक्ष जिम्मेदार होते हैं। धन विधेयक भी लोकसभा की अनुमति के बिना पास नहीं होता, इसलिए लोकसभा को निम्न सदन होते हुए भी संसद का शक्तिशाली सदन माना जाता है। ये इसका उत्तर है बच्चों। और इसी में एक और मैंने दूसरे पार्ट से एक प्रश्न लिया है, पहला आम चुनाव आज के चुनाव से किस तरह से अलग था, कह रहा है। तो हम देखते हैं पहला आम चुनाव आज के चुनाव से बहुत ही अलग था। पहली बात, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटी रखी गई थी। दूसरी बात, मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट उसी निर्धारित मतपेटी में डालकर ही देता था जिस पर उसके पसंद के उम्मीदवार को चिन्ह बनाया जाता था या चिन्ह बना रहता था। तीसरी बात, आज वोटिंग का स्वरूप बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार से होने लगा है, पहले बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता था। तीसरी बात, ईवीएम मशीन, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग होने लगा है जिसमें कोई भी वोट खराब ना हो। फिर नोटा बटन, पहले ऐसा नहीं था, अब नोटा बटन का उपयोग किया जाता है। बोले अगर आप चुनाव में वोट देना चाहते हैं मगर कोई भी प्रत्याशी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समय में वोट भी डाल सकते हैं, मगर आप नोटा बटन दबाएं। और नोटा बटन दबाने का मतलब होता है मुझे कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, मैं वोट देना चाहता हूं परंतु मुझे कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है। तो बच्चों, इस तरीके से प्राचीन जो स्टार्टिंग में चुनाव हुआ 1952 में और आज के चुनाव, इसका स्वरूप काफ़ी अलग है।
आज के लिए इतना ही। बच्चों और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं तो मेरे पास अवश्य भेजें। कुछ बच्चे मुझे प्रश्न भेजते हैं और मैं वहीं से कुछ प्रश्नों को निकालकर आपके बीच लेकर के आया हूं। आप सभी का धन्यवाद। अगली नई जानकारी और नए प्रश्नोत्तर के साथ पुनः मिलेंगे, तब के लिए जय हिंद।